नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज हम भारतीय संविधान के 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करने जा रहे हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें से कम 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे अपनी आगामी परीक्षा में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के लिए आपके सामने प्रश्न है ये, और ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी बीवी गिरी, सी बीडी जत्ती और डी हुकुम सिंह। तो साथियों, इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और जहाँ तक बात है आपके बीवी गिरी की, तो ये थर्ड उपराष्ट्रपति थे और फोर्थ राष्ट्रपति थे। ठीक है साथियों, तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे बीवी गिरी। और अगर आप बीडी जत्ती की बात करेंगे तो ये एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। और अगर इन्होंने बात करें राजनीतिक रूप से तो सर्वप्रथम ये मैसूर के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद पौंडीचेरी के उपराज्यपाल बने, उसके बाद उड़ीसा के राज्यपाल बने, फिर 1974 से लेकर 77 तक उपराष्ट्रपति रहे और फिर उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला फरवरी से लेके 25 जून तक। और उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्वाचित रूप से राष्ट्रपति रहे थे। तो वीडी जत्ती जो थे वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और ये निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं थे। तो साथियों, इस तरीके से हमने एक ही प्रश्न से कम 4 प्रश्न तैयार कर लिए हैं। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। तो एक्चुअली में जो प्रोटेम शब्द है वो लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रोटेम प्रोटेम मतलब इसका अर्थ ये होता है कि कुछ समय के लिए। प्रोटेम का अर्थ होता है कुछ समय के लिए। अगर हम बात करें केंद्र स्तर पर तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अगर राज्य स्तर पर देखें तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है प्रोटेम स्पीकर की। साथियों, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो कुछ समय के लिए बनाया जाता है। जब लोकसभा या फिर कहें राज्य स्तर पर विधानसभा जब ख़त्म होती है, उसका सत्र ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जब नई सरकार बनती है तो उस समय अंतराल के बीच में ये स्पीकर जो होते हैं टेम्पररी स्पीकर बनाए जाते हैं, जिनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि वो नए स्पीकर बनने तक कार्यभार संभालते हैं और जो फ्लोर टेस्ट होता है उसको भी देखते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में नीतीश गवर्नमेंट जो थी वो उसको जो पहले स्पीकर था उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया था और उसको इस्तीफ़ा देने के लिए नियम ये था कि आपको अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। और जब आप विश्वास मत हासिल कर लेंगे तो उसके बाद जो पुराना स्पीकर है उसको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा। तो कुछ समय के लिए फिर प्रोटेम स्पीकर ने कार्यभार संभाला और फ्लोर टेस्ट कराया। फिर उसके बाद जब तक नया स्पीकर नहीं बन जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर ही इस कार्य को संभालता है। तो साथियों, आपने समझ लिया होगा कि प्रोटेम स्पीकर चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, वो स्पीकर का कार्य संभालता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है।
तो आपके सामने है आर्टिकल 19(1) का, आर्टिकल 19(1) खा, ऑप्शन सी आर्टिकल 19(1) गा, और आर्टिकल ऑप्शन डी आर्टिकल 19(1) घा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1) का। इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि कंठ से संबंधित जो अधिकार है, कंठ से, का से कंठ बनता है, का से कंठ संबंधित अधिकार, यानी कि बोलने का अधिकार। कंठ से क्या निकलता है? भाषण, बोलना। तो ये जो संबंधित अधिकार होते हैं वो 19(1) का में दिए हुए हैं। 19(1) खा जो है वो क्या है? आप शांतिपूर्वक, ठीक है, आप सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार आपको किसमें मिला हुआ है? 19(1) खा में। 19(1) गा की बात करें तो संगम, ठीक है, संगम, या फिर कहें संघ, ठीक है, संघ। तो संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार होता है वो 19(1) गा में होता है। तो संगम जैसे आप समझ सकते हैं, गाँव से संगम शब्द लग रहा है ना, तो आप इसको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर आपका है 19(1) घा। 19(1) घा जो संबंधित है वो है भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, कहीं भी घूम सकते हो, आप बेरोक टोक तरीके से घूम सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के रहने वाले हो तो आप बिहार नहीं जा सकते हो या बॉम्बे नहीं जा सकते हो। आप पूरे भारत में घूम सकते हो। तो ये घूमने संबंधित अधिकार है। तो घा से घूमना, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा भी एक और है, वो है 19(1) का डा। ठीक है, 19(1) डा, ठीक है, और एक और है छा। ठीक है, इस प्रकार से आर्टिकल 19(1) में 6 तरह के आर्टिकल हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया घा क्या होता है। डा में क्या दे रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास कर सकते हो, यानी कि अपना डेरा डाल सकते हो। तो डा से डेरा या निवास कर सकते हो कहीं भी। मतलब 19(1) घा तो कह रहा है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, और 19(1) डा कहता है कि आप कहीं भी निवास कर सकते हो भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर यूपी के रहने वाले हो तो आप एमपी में घर बनाओ, चाहे केरल में बनाओ, चाहे कलकत्ता में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है नेक्स्ट 19(1) छा। ये क्या है? ये जो अधिकार है ये मतलब आपको कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी व्यापार कारोबार करने का अधिकार देता है। अच्छा, ये तो आपके रहे अधिकार। अब इसके ऊपर रोक लगाने के जो अधिकार भी दे रखे हैं वो दे रखे हैं 19(2) में, आर्टिकल 19(2) में, ठीक है, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। ठीक है, तो आर्टिकल 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6) ये क्या करते हैं? इनका निर्बंधन करते हैं। 19(1) का के जितने भी अधिकार हैं इनका निर्बंधन करते हैं। तो 19(2) जो है वो 19(1) का निर्बंधन करता है। इस आधार पर करता है कि भारत की संप्रभुता या अखंडता की बात आएगी तो आपका 19(1) का को ब्लॉक किया जा सकता है। राज्य को ये अधिकार मिला हुआ है 19(2) से लेकर 6 तक के में, कि इन इन अधिकारों को आप इस आधार पर निर्बंधन कर सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं? पाबंदी लगा सकते हैं। अगर राज्य की सुरक्षा से संबंधित होगा तो भी आप 19(2) से लगा सकते हो, या फिर लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना या अपराध उद्दीपन के जैसे कोई मामले होते हैं वो आप इसके थ्रू 19(1) का पर क्या कर सकते हो? पाबंदी लगा सकते हो। फिर आपका आर्टिकल 19(3, ये आर्टिकल 19(3 जो है वो आर्टिकल 19(1) खा का क्या करता है? पाबंदी लगाता है। ठीक है, 19(3 जो है 19(1) खा पे क्या लगाता है? पाबंदी लगाता है। किस आधार पर लगाता है? कि भारत की प्रभुता और अखंडता अगर खतरे में हो रही होगी तो आपका 19(1) खा को ब्लॉक किया जा सकता है, या लोक व्यवस्था का कोई मामला होगा तो भी 1 खा को
क्या कर सकते हैं हम, उसको ब्लॉक कर सकते हैं 19(3) के थ्रू। फिर है आपका 19(4) जो कि 19(1) गा पर क्या करता है, पाबंदी लगाता है। 19(4) किस आधार पर लगा सकता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर इस पर पाबंदी लगा सकता है। और 19(1) घा जो कि क्या है, घूमने का अधिकार है, कहीं भी आप घूम सकते हो, ठीक है, संचरण कर सकते हो, तो इस पर पाबंदी लगाता है आर्टिकल 19(5). जैसे कि सामान्य जनता के हित में हो तब भी हम 19(5) के थ्रू इस पर पाबंदी लगा सकते हैं। और अगर एसटी के हितों के संरक्षण की लिए बात होएगी तो भी हम इसके थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। और 19(1) डास में भी हम इसी आर्टिकल से लगा सकते हैं, यानी कि 19(1) डा जो है अगर उसकी बात होगी तो भी हम क्या लगा सकते हैं, 19(5) आर्टिकल 19(5) के थ्रू भी हम पाबंदी लगा सकते हैं। और अगर 19(1) छा की बात होगी, ठीक है, 19(1) छा की बात होगी तो अभी हम आर्टिकल 19(6) से 19(1) छा पे लगा सकते हैं। तो छा से 6, छा से 19(6), तो ये भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इतना डीप में बता दिया कि मुझे लगता है कि इस प्रश्न से आपके कम से कम 12 प्रश्न तैयार हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है। तो साथियों, सरकारिया आयोग का सिफारिश का संबंध ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से है। नेक्स्ट है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो भाई ये होता है लोकसभा के प्रति। भाई राज्यसभा से तो थोड़ा ना आते हैं मंत्रिपरिषद, तो लोकसभा के प्रति होगा। फिर इसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे कैग कहते हैं, किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक पद है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 148, ठीक है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग से संबंधित है। तो वहीं 352 राष्ट्रीय आपात से, ठीक है, आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 343 क्या है, आर्टिकल 343 में दिया है संघ की भाषा क्या होगी, संघ की भाषा होगी हिंदी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 343 में है, यानी कि केंद्र की भाषा हिंदी यानी संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है आर्टिकल 343 में। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अभी बात ही की थी हमने, पहले ये रिपीट हुआ है, जीवी मावलंकर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में बजट के लिए वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 110 में तो धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है। 108 में संयुक्त बैठक वाली बात है, और इसका राइट आंसर होगा 112, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल 112 में किया गया है, ठीक है। और 117 की अगर बात करेंगे तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं 117 में। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति भी मौजूद ना हो तब उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र दिया जाता है, और बाई चांस वो भी ना हो तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। मैंने अपने वीडियो में इसकी ट्रिक बताई थी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर के
आप इसकी ट्रिक भी देख सकते हैं। तो इसका ट्रिक मैं वैसे बता देता हूँ कि जब भारत ने सारे देशों से सब कुछ ले लिया था तो दक्षिण अफ्रीका रह गया था, और भारत के पास उसको लेने के लिए कुछ देने के लिए था नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि मैं आपको फ्री में कुछ देता हूँ, और वो देता हूँ क्या, संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो देखिए, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 217 में ये कहा गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीजीआई, ठीक है, और उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो साथियों, आपको पता होगा कि 1970 के आसपास केंद्र में सरकार थी किसकी? जनता दल की। ठीक, तो आपातकाल के बाद जनता दल सरकार द्वारा किया गया कुछ इसमें जो संशोधन है वो 44वां संशोधन है। इसके द्वारा 42वें संशोधन द्वारा जो किए गए अवांछित परिवर्तनों में सुधार किया गया, और जो आपात उपबंधों के जो दुरुपयोग को रोकने का भी इस अनुच्छेद के थ्रू प्रयास किया गया, इस अधिनियम के थ्रू प्रयास किया गया। इस अधिनियम के थ्रू क्या किया गया? एक तो आपका 19(1)(4) इसको हटा दिया, 31 इसको हटा दिया, जो कि संपत्ति का अधिकार था, जो कि आर्टिकल 300A बन चुका है। और इसके अलावा आर्टिकल 352 में एक शब्द दिया था आंतरिक अशांति, ठीक है, उसको उसकी जगह एक शब्द लेके आए क्या? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। फिर इसके अलावा एक चीज़ और है, वो ये है कि आर्टिकल 359 में भी संशोधन किया गया कि आपके आर्टिकल 20 और 21 ये आपके आर्टिकल आपातकाल में भी बने रहेंगे। ठीक है साथियों, फिर आपका आता है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो देखिए आर्टिकल 102 और 191, ठीक है, आर्टिकल 102 और 191 में संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है, कौन सी 10वीं अनुसूची? आपको पता होगा, दल बदल वाली जो कानून है उसके बारे में बात हो रही है, वो भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है साथियों, फिर आपका नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। तो इसके द्वारा आर्टिकल 326 में क्या किया गया? संशोधन किया गया, और लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, जो मतदाता की जो उम्र है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। मतदाता की आयु कितनी कर दी? 21 से घटाकर 18। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रधान होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर है अनुच्छेद 123, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अगर संसद का कोई सत्र चल नहीं रहा है और कानून की बहुत आवश्यक कानून या ऐसे विधि की आवश्यकता है जो बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और ये है आर्टिकल 123 में। अगर हम राज्य स्तर पर देखें और विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और ये उतनी ही वैल्यू होती है उसकी जितनी किसकी वैल्यू होती है, जो एक आम अन्य विधेयक की होती है वो इसकी भी होती है। ठीक है साथियों। और आर्टिकल 213 में राज्यपाल को शक्ति मिली है अध्यादेश जारी करने की, और 123 में राष्ट्रपति को शक्ति मिली है अध्यादेश जारी करने की, क्योंकि ये जो है वो राज्य स्तर का मामला है और ये केंद्र स्तर का मामला है, और भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए कानून बने हुए हैं। फिर आपका आता है आर्टिकल 57, तो ये राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में है। देखिए, अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन इंडिया में 2 बार से भी अधिक राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि अभी तक राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद कोई 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। फिर आपका आता है आर्टिकल 77, तो ये क्या है? तो भारत सरकार की सभी कार्यवाहियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, ऐसा आर्टिकल 77 कहता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न का जो आंसर है वो आर्टिकल 123 है, ऑप्शन बी 123। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, BN राव, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में आपको पता है ऑप्शन बी होगा, BN राव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख। तो देखिए, भाग 2 में क्या है? नागरिकता से संबंधित है, अगर पढ़ा होगा तो पता होगा। आर्टिकल भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है, जिसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भाग 4 जो है वो DPSP से जुड़ा हुआ है, और भाग 4 मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मूल कर्तव्यों से। निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो साथियों, मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 क्या था? तो देखिए, 35वां संविधान संशोधन जो था उसमें अनुच्छेद 2 का को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? अनुच्छेद 2 का को जोड़ा गया, और इसको जोड़ करके सिक्किम को क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया आर्टिकल 2 का से। और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या मिल गया? पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है। और 69वां जो संविधान संशोधन है वो असल में क्या है? आर्टिकल 239 का, ठीक है, का तथा 239 का खा, ठीक है, का खा को जोड़ा गया। ठीक है। आपको बता दें कि आर्टिकल 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 5 से 11। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन्य विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। एक साधारण जो बिल होता है उसी में ही संयुक्त बैठक होती है, आपके धन विधेयक में नहीं होती और संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, दिल्ली के मामले में सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि महान्यायवादी जो है वो असल में कौन होता है? असल में जो अटॉर्नी जनरल होता है उसी को ही महान्यायवादी कहा जाता है। आर्टिकल 76 में यह साफ साफ कहा गया है कि देश का एक सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा जिसे अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहा जाएगा। इसकी कार्यवाही कोई तय नहीं होती है और ये राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। इसके अलावा महान्यायवादी के बारे में जानने वाली बात यह है कि ये आपकी संसद में किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अपने कार्यों को संपन्न कराने के लिए इसके पास सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो इसकी क्या करते हैं, इसको जिम्मेदारी को पूरा कराने में सहायता करते हैं। तो ये तो था महान्यायवादी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति कब दी गई? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। और आपका 24 जनवरी 1950 क्या है? तो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल थीं। फिर आप करते हैं 26 नवंबर 1949। तो संविधान का कार्य पूरा हो गया था इस समय तक और 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हो ही गया था। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर है लोकसभा। क्या? लोकसभा को शक्ति प्राप्त है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है किस संविधान संशोधन अधिनियम से? तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो पंचायतों के गठन को लेकर के था। 74वां था शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में, जो नगर निगम वगैरह होती हैं। और ऑप्शन सी जो है वो क्या है? ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जो कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और आर्टिकल 21 का, ठीक है, वो जोड़ा गया। और एक या एक से अधिक व्यक्तियों को राज्यों का राज्यपाल बना सकता है। तो इस प्रकार से आपके पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में से कोई नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपको पता होगा कि 7 मेंबर्स थे इसमें प्रारूप समिति में, और इसमें BN राव नहीं थे क्योंकि ये एक सलाहकार का कार्यभार संभाले हुए थे। बाकी ये 3 जो आप देख रहे हैं वो तो है ही है, इसके अलावा भी 4 और थे। चलिए साथियों,
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ क्या हैं बताइए। आर्टिकल 14, 18, 72 या 61। तो आर्टिकल 14 जो है विधि के समझ समता को लेकर के है। आर्टिकल 18 जो है उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि आपको उपाधियां वगैरह जो है वो नहीं लेंगे। और आपका जो है आर्टिकल 72, ठीक है। तो आर्टिकल 72 क्या है? आर्टिकल 72 आपका क्या है? तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ जो हैं वो आर्टिकल 72 में दी गई हैं। इसका ऑप्शन सी होगा। और अनुच्छेद 61 जो आप देख रहे हैं वो महाभियोग से संबंधित है राष्ट्रपति के, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो ए और बी और डी ये तो आपके हो ही नहीं सकते हैं। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 213। अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 123 में क्या था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, तो वहीं आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी देता है। ठीक है साथियों। और 124 की जहाँ तक बात है तो ये भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये बात बोलता है। और 214 में ये दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, तो इसे कब लागू किया गया? ठीक है, तो इसको लागू किया गया 26 अप्रैल 1993 को। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना होगा। तो देखिए 89वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो SC/ST के लिए राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में बांट दिया था। तो पहला जो था वो क्या था, राष्ट्रीय SC आयोग, और दूसरा था राष्ट्रीय ST आयोग। तो राष्ट्रीय SC आयोग यानी कि अनुसूचित जाति आयोग जो है आप आर्टिकल 388 में देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 388 में दे सकते हैं। और जो आपका अनुसूचित जनजाति आयोग है उसको आप आर्टिकल 338A में, ठीक है, 388A में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 91वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है वो सीमित किया जाए। इसके अलावा जो दल बदल कानून है उसको और भी मजबूत करने का प्रयास किया जाए। तो ये तो था आपका आर्टिकल 91। फिर है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसमें क्या कहा गया था कि भारत बांग्लादेश का जो 1974 में भूमि समझौता हुआ था उसको क्षेत्र वापस करेगा, वो आर्टिकल 100 में है। और जो 101 है वो क्या है, वो GST है। ठीक है साथियों, वो क्या है, GST। तो देखा हमने कि इस प्रकार से हमने एक के साथ चार चार प्रश्न तैयार किए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची का संबंध दल बदल से है? तो वो है आर्टिकल बी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 76, 249, 312 या 80। तो पहले जरा इसको समझ लेते हैं कि आर्टिकल 76, 249, 312 और 80 है क्या। तो जो 76 है वो महान्यायवादी की नियुक्ति को लेकर के है। ठीक है, इसमें क्या है, महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 76 तो ये है। फिर आपका आता है आर्टिकल 249
तो राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करता है कि जो भी विषय है वो राष्ट्र हित के लिए सही है, तभी संसद जो है उस विषय के ऊपर कानून बना सकती है। फिर आपका आता है आर्टिकल 312। तो 312 में संसद को केंद्र या राज्य के लिए एक या एक से अधिक ऑल इंडिया सर्विस बनाने का अधिकार प्राप्त है। फिर इसके अलावा आपका जो आता है आर्टिकल 80, जिसमें राज्यसभा के गठन की बात की गई है। ठीक है, राज्यसभा के गठन की बात की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? तो साथियों, आर्टिकल 32 जो है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। जबकि अभी जो खाली ये आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो अब तक हम लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जब आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा है, तब हमको अनुच्छेद 32 लगाना ही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो वित्तीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 360 में बताया गया है। जो दूसरे आर्टिकल हैं जरा उस पर भी जरा गौर करते हैं। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात को लेकर के है, और अनुच्छेद 356 जो है वो किससे संबंधित है? वो राज्य आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 352 राज्य आपातकाल। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बता देता हूँ। उपराष्ट्रपति होगा इसका आंसर, और वो भी नहीं होगा तो ऑप्शन में तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लगाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन भाषाओं में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था? तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। जो भी दिया गया है इसमें ऑप्शन वो सारे होंगे। तो साथियों, अभी हमने देखा टॉप 50 MCQ हमने किए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो साथियों आप अपने दोस्तों में, यारों में इस वीडियो को शेयर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखने हैं निरंतर रूप से, तो फिर आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप समय से इन बहुमूल्य वीडियो को देख करके सफलता अर्जित करें। तो साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।